क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ऑक्टाहेड्रल जाना आपने, टेट्राहेड्रल जाना। स्क्वायर प्लेनर पढ़ना अपने आप में बड़ा अजीब मतलब अजीब तरह का कॉन्सेप्ट है ये। दूसरा ये है कि इसका कॉन्सेप्ट आपको जल्दी भली भांति समझाया हुआ नहीं मिलता। अब उसका क्या कारण है, वो या लोगों को इंटरेस्टिंग नहीं लगता होगा, या नहीं डाला गया होगा, यूट्यूब वगैरह पे नहीं डाला गया होगा, या डाला गया है तो इसकी वीडियो बहुत कम है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से समझाने वाला वीडियो इसका नहीं मिला, मुझे भी नहीं मिला। तो अब जरा सा हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या है ये। मैं कुछ पॉइंट आपको लिखवाता हूं जिसको आप लिखते जाइए। तो लिखिएगा, इट इज ए स्पेशल केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। It is a special case of octahedral complex where two ligands from Z axis। भाई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि दो लिगेंड आते हैं एक्स से, भाई एक नेगेटिव एक्स से एक पॉजिटिव एक्स से, दो लिगेंड वाई से आते हैं और दो लिगेंड जेड से आते हैं, ठीक है। तो एक्स और वाई वाले को तो रहने दिया और जेड वाले को क्या करा, रिमूव कर दिया। तो क्या करा, वेयर टू लिगेंड्स फ्रॉम जेड एक्सिस आर रिमूव्ड। जब जेड एक्सिस से आपने रिमूव कर दिया तो जो DsP2 है ये dx स्क्वायर वाई स्क्वायर मिला, s मिला, px मिला, py मिला, लेकिन क्या नहीं मिला, pz एंड dz स्क्वायर आर रिमूव्ड। दोनों z वाले क्या करे आपने, उड़ा दिए ऑक्टाहेड्रल से, और ऑक्टाहेड्रल से दो z उड़ा के आपने क्या बना दिया, स्क्वायर प्लेनर बना दिया। ऑक्टाहेड्रल का स्ट्रक्चर ऐसे एक स्क्वायर, एक ऊपर पिरामिड, एक नीचे पिरामिड। ये ऊपर वाले पिरामिड को हटाया आपने, नीचे वाले पिरामिड को हटाया, बना क्या, स्क्वायर। स्क्वायर प्लेनर बच गया। तो यही तो है स्क्वायर प्लेनर, यही तो है स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। आगे लिखिएगा, ऑल फोर लिगेंड्स, तो सभी चारों लिगेंड बचे हुए हैं वो, ऑल फोर लिगेंड्स आर अप्रोचिंग द सेंट्रल एटम, approaching the central atom along x and y axis, x and y axis. Hence the axial d orbitals experience more repulsion axial d orbitals experience more repulsion than non-axial d orbitals। non-axial d orbitals। अब इसको थोड़ी कहानी थोड़ी ठीक से समझिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको, एकदम बिल्कुल ध्यान से। थोड़ी सी अलग टाइप की कहानी है ये, पूरा इसको ध्यान से देखिएगा। ये हमारा एनर्जी हो गया, ये एनर्जी हो गया जो ऊपर की तरफ जाने पर क्या होगा, बढ़ेगा। ये वो 5d ऑर्बिटल है जिनको आपने किस कंडीशन में रखा है, आइसोलेटेड, मतलब 5d ऑर्बिटल डी जनरेट 5d ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी बराबर है और इस समय लिगेंड उपस्थित नहीं है। ये आपका वो 5d ऑर्बिटल है जो कि एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है, जिसको आपके मानते हैं कि यहां पर लिगेंड है पर स्प्लिटिंग नहीं हुआ है। ये वो 5d ऑर्बिटल है। आप लोग अगर देखें तो मैंने ये बात आप लोगों को बता रखी है ऑक्टाहेड्रल टेट्राहेड्रल में।
अब इसका क्या हुआ, टूटा ये फिर टूटा, ये टूटा ऐसे दो पार्ट में, ये टूटा ऐसे दो पार्ट में, तो ये क्या बना गया, EG एंड T2G। लेकिन यहां तक जो आप अभी दिखा रहे हैं, यहां तक जो दिखा रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल है। मतलब अगर हम इसको बोले कि भाई ये EG है और ये T2G है, तो ये ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल में यही होता है। लेकिन अब स्पेशल केस है ना भाई, टेट्राहेड्रल तो स्पेशल केस है, तो स्पेशल केस से स्पेशल तरीके से ले आते हैं। अब यहां से फिर टूटना चालू होता है। हाँ, तो जो समझाना चाह रहे हैं वो भी समझ में आना चाहिए। जो आपको बताना चाह रहे हैं वो भी क्लियर होते चले, है ना। क्या क्लियर होते चले, देखिए आप जानते हैं कि EG में कौन होता है, EG में होता है DX स्क्वायर वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर, ये दोनों EG में होते हैं। और यहाँ होता है DXY DYZ DXZ, ये होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तक ये स्प्लिटिंग होती है, इसके बीच की दूरी जो है वो होती है क्या, डेल्टा T होती है, डेल्टा O सॉरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होती है, डेल्टा O होती है। एनर्जी गैप जो होता है वो डेल्टा O होता है। लेकिन आप देखिए एनर्जी गैप यहाँ से यहाँ तक का एनर्जी गैप क्या हो गया, बढ़ गया। मतलब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में एनर्जी गैप ऑक्टाहेड्रल से भी ज़्यादा होता है। चलिए अब स्पेशल केस है ऑक्टाहेड्रल का, तो EG की एनर्जी ज़्यादा, T2G की कम, यहाँ तक तो वो पहुँचा। इसके बाद Z एक्सिस वाले लिगेंड नहीं है, तो इन दोनों में DZ स्क्वायर वाला रिपल्सन कम फील किया, क्योंकि DZ स्क्वायर की तरफ से कोई लिगेंड नहीं आ रहा। लेकिन X एक्सिस और Y एक्सिस की तरफ से तो सीधे आ रहे हैं, और DX स्क्वायर Y स्क्वायर का लोब जो है वो एक्सिस के ऊपर ही होता है। DX स्क्वायर Y स्क्वायर का लोब तो एक्सिस के ऊपर ही होता है, ये ऐसे। अब कोई लिगेंड इधर से आ रहा हो, इधर से आ रहा हो, तो ये लोब जो है सामने पड़ेंगे, और जब सामने पड़ेंगे तो सबसे ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा, सबसे ज़्यादा रिपल्सन फील करेगा तो सबसे ज़्यादा एनर्जी भी उसी की होगी। तो ये हो गया आपका DX स्क्वायर Y स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से DX स्क्वायर Y स्क्वायर ऊपर चला गया, तो क्या बचा, DZ स्क्वायर, वो आ गया यहां पर। अब यहां से ऐसा कौन है जिसको हम ऊपर ले गए, तो जब Z एक्सिस से आपने लिगेंड रिमूव कर दिया तो प्लेन कौन सा बचा, XY। तो XY प्लेन पर सबसे ज्यादा रिपल्सन होगा, और ये जो d ऑर्बिटल है DXY, ये XY प्लेन पर है, तो इसलिए ये हो गया DXY। अब बचा क्या, बचा दो d ऑर्बिटल DYZ DXZ, वो दोनों यहां लिख दिया। अब आप देखें ध्यान से, तो मैंने ये गैप जो है, ये गैप जो है वो एक अलग, मतलब आप देखें ध्यान से, तो मैंने कम ज़्यादा बनाया है। ये डेल्टा 1 लिख देते हैं,
ये लिख देते हैं डेल्टा 2 और ये लिख देते हैं डेल्टा 3। तो अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने आपको यहां ये दिखाया है कि डेल्टा 1 की वैल्यू सबसे ज़्यादा है, मतलब डेल्टा 1 का गैप जो है वो सबसे बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा हुआ कौन? डेल्टा 1, देन डेल्टा 2, देन डेल्टा 3। और ये जो पूरा है यहां से यहां तक का पूरा, ये डेल्टा एसपी बोल रहे हैं इसको। एसपी मतलब स्क्वायर प्लेनर। तो डेल्टा एसपी क्या है? तो डेल्टा एसपी है डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। तीनों एनर्जी का गैप जो है वो जोड़कर क्या होता है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में टोटल एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी और लोएस्ट एनर्जी के बीच का एनर्जी गैप पता चलता है। ठीक है, तो अब एक आध लाइन और लिख लिया जाए, क्योंकि जैसे डीजेड स्क्वायर क्यों नीचे आ गया ये तो मैंने बता दिया, तो लिख भी लीजिए इसको। तो लिखिएगा लिगेंड्स आर इन ओनली एक्स वाई प्लेन। लिखिएगा एक पॉइंट, लिगेंड्स आर इन ओनली एक्स वाई प्लेन हैज द एनर्जी ऑफ dz square, हैज द एनर्जी ऑफ dz square इज लो, इज लो, ब्रैकेट पे लिख सकते हैं, लोअर देन dxy, क्योंकि xy प्लेन में जो है वो उसकी एनर्जी ज़्यादा रहेगी, तो लोअर देन xy dxy। ठीक, चलिए अब लिखिएगा डेल्टा एस पी इज इक्वल टू 1.3 डेल्टा ओ। मतलब अगर आप ये दूरी देखें, ये दूरी डेल्टा ओ है और ये दूरी डेल्टा एस पी है, तो डेल्टा एस पी की वैल्यू डेल्टा ओ से ज़्यादा तो है ही, दिख ही रही है। लेकिन अगर मान लीजिए ये डेल्टा ओ की वैल्यू 100 है, 100 है, तो 1.3 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 130। तो डेल्टा एस पी 130 हो जाएगा। अगर डेल्टा ओ 100 है तो डेल्टा एस पी कितना हो जाएगा? 130 हो जाएगा। ठीक, समझ पाए? तो अब अगर आपसे कोई बोले, अच्छा एक बात और कर दे कि एनर्जी ऑर्डर जो है डेल्टा एस पी सबसे ज़्यादा होता है, फिर डेल्टा ओ होता है, तब डेल्टा टी होता है। मतलब स्क्वायर प्लेनर में क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा, उसके बाद ऑक्टाहेड्रल में, उसके बाद टेट्राहेड्रल में। टेट्राहेड्रल क्या होता है? तो डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, हमने ये बताया था आपको। और अभी हमने बताया कि डेल्टा एस पी जो है 1.3 डेल्टा ओ है। ठीक है, तो ये दोनों बातें ध्यान रखिएगा कि डेल्टा टी जो है वो सबसे कम होता है, टेट्राहेड्रल वाले में क्या होता है? सबसे कम होता है। अब एक खास बात मैं आपको बताऊं, ये मिटा देता हूं, मैं इसको नहीं मिटा रहा हूं अभी, स्ट्रक्चर को, इस वाले को, क्योंकि इसमें कुछ दिखाना है आपको, इसीलिए नहीं मिटा रहा हूं, वरना इसको मिटा के खाली कर देता मैं। तो अब हमारा जो NiCN 4 2 माइनस है, तो NiCN 4 2 माइनस है अपने पास। ठीक है, तो अब आप जानते हैं कि 3D8 आपके पास है, 3D8 आपके पास है। अब 3D8 आपके पास है, जिसमें से कि 8 इलेक्ट्रॉन आपको भरना है
अब जैसे ये 4p है, ये 4s है, ये 3d है। अब यहाँ पे अगर आपको 8 इलेक्ट्रॉन भरना है लिगेंड का, तो आपने ऐसे भर दिया, DsP2 आपका हाइब्रिडाइजेशन हो गया। DsP2 हाइब्रिडाइजेशन हो गया। लेकिन ये जो 8 इलेक्ट्रॉन है, ये D का जो 8 इलेक्ट्रॉन है, ये भरा कहाँ गया है? ये D, ये वाला D है कौन सा? ये कौन सा D है? और ये 8 इलेक्ट्रॉन जो D में पहले से जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रहा है वो D कौन है? और जो नहीं इन्वॉल्व हो रहे हैं वो D कौन है? तो हमको अगर ये पता चल जाए कि कौन इन्वॉल्व हो रहा है तो बाकी तो 4 हम क्लियर कर ही लेंगे। ठीक है, तो देखिए ये D ऑर्बिटल है, और इसमें आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जब भी भरा जाता है पहले लोअर एनर्जी में भरा जाता है, फिर हायर एनर्जी में भरा जाता है। तो 8 इलेक्ट्रॉन भरना है, तो ध्यान से देखिएगा, 2 2 4 2 6 2 8, यहाँ तक भर दिया। अब ये खाली रह गया। अब dx² y² क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। dx² y² क्या करेगा? हाइब्रिडाइजेशन में जाएगा। तो यही कारण है कि जो DsP2 होता है, DsP2 में dx² y² हाइब्रिडाइजेशन में होता है, वो मैंने स्टैटिक में लिखवाया। तो यहां पर जो 3d8 है वो क्या होता है? वो होता है 3dxz2 3dyz2 3dz²2 3dxy2 और 3dx² ऊपर 0। x² y² में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं डालते। ठीक है, तो 3dxz मतलब, या आप xy भी बोल सकते हैं। कहने का मतलब है कि नीचे से चलिए ऊपर की ओर, तो आपको मिलेगा कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन है और कहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं। क्लियर हुआ? ध्यान में रखिएगा ये बात। अब एक्सेप्शनल केस की बात छोड़ दो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि Cu अमोनिया 4 अमोनिया हो Cu के साथ और Cu2+ हो, तो वो उसमें क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स ना बन के स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। वो एक D का इलेक्ट्रॉन प्रमोट होके 4p में चला जाता है। तो यहाँ उस क्वेश्चन में तो पाउली ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया, हगिन ने भी अपना कॉन्सेप्ट दिया, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भी उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बोला गया। तो इसलिए वहाँ पर हम नहीं बोल सकते कि क्या यूज हो रहा है। चलिए, तो अब हम लिखेंगे फैक्टर फेवरिंग स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कौन से फैक्टर हैं जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स को फेवर करते हैं? तो पहला लिखिएगा, सेंट्रल एटम with 4d8 and 5d8 4d8 and 5d8 कॉन्फ़िगरेशन (4d8) कैसा है, किसका है? Pd2+ और 5d8 कैसा है? प्लेटिनम 2+। तो ध्यान रखिएगा, पैलेडियम 2+ और प्लेटिनम 2+ हमेशा ही स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं। तो सेंट्रल एटम विथ 4d8 एंड 5d8 कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ऑलवेज फॉर्म स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो अब PtCl4 2- लो, PtCN4 2- लो, पैलेडियम Cl4 2- लो,
चाहे पैलेडियम NH3 4 2+ लो, प्लेटिनम NH3 2 Cl ट्वाइस ले लो। ये सब क्या है? ये सब DsP2 है, ये सब स्क्वायर प्लेनर है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि पैलेडियम 2+, प्लेटिनम 2+ हमेशा ही स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे, लिगेंड चाहे जो हो, चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो। ठीक है। अब जो 3D8 होते हैं, 3D8 जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ स्क्वायर प्लेनर बनाते हैं और टेट्राहेड्रल लिगेंड के साथ, सॉरी वीक फील्ड लिगेंड के साथ टेट्राहेड्रल बनाते हैं। तो एक पॉइंट लिख लीजिएगा। सो सेकंड पॉइंट देखिए, सेंट्रल एटम विद 3D8 कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रल एटम विद 3D8 कॉन्फ़िगरेशन form square planar complex with SFL मतलब strong field ligand, form square planar complex with SFL and tetrahedral complex with WFL। WFL, ठीक है। अब हेडिंग डालेंगे आप, एक और छोटा सा, बहुत छोटा सा हेडिंग डालना है आपको। देखिए, फैक्टर अफेक्टिंग वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। अब ब्रैकेट में डेल्टा बना लीजिएगा। अब डेल्टा T भी हो सकता है, डेल्टा O भी हो सकता है, डेल्टा SP भी हो सकता है। फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, द वैल्यू ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो फर्स्ट है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। तो मतलब डेल्टा जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Mn+ के। मतलब n अगर बढ़ेगा तो डेल्टा भी बढ़ेगा, n की वैल्यू बढ़ेगी। जैसे 3+ का ज़्यादा होगा, 2+ का क्या होगा? कम होगा। जैसे FeCN6 3- FeCN6 4-। तो यहां पर है Fe3+ और यहां पर है Fe2+, ठीक है। तो डेल्टा O FeCN6 3- का ज़्यादा होगा FeCN6 4- से। डेल्टा O क्यों बोल दिया? डेल्टा क्यों नहीं बोला? क्योंकि O ऑक्टाहेड्रल पहले से ही पता है कि 6 लिगेंड है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, इसलिए सीधे डेल्टा O लिख दिया। तो डेल्टा की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है ऑक्सीडेशन नंबर की। समझ में आया?
दूसरा जो फैक्टर है वो है साइज ऑफ सेंट्रल एटम। अब ये जो सेंट्रल एटम होता है ये मेटल एटम भी हो सकता है, आयन भी हो सकता है, हम एटम बोलते हैं, ठीक है। तो जो डेल्टा होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है किसके, साइज ऑफ सेंट्रल एटम के। साइज ऑफ सेंट्रल एटम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब ये कैसे संभव हुआ, आइए देखें, एग्जाम्पल ले लेते हैं। डेल्टा एसपी अब देखिए साइज पैलेडियम 2+ का ज्यादा है किससे, Ni2+। एक बात का ध्यान हमेशा रखिएगा कि जब आप किसी चीज को कंपेयर कर रहे हो, किसी एक बात को कंपेयर कर रहे हो, तो बाकी सारी बातें कांस्टेंट होनी चाहिए। जैसे मैं सेंट्रल एटम को कंपेयर कर रहा हूं साइज को, तो मैंने पैलेडियम और निकल ले लिया, लेकिन दोनों की ऑक्सीडेशन नंबर सेम रखी, दोनों में लिगेंड सेम रखा, ये दोनों का स्ट्रक्चर सेम रखा, मतलब दोनों स्क्वायर प्लेनर है। ये नहीं कि एक ऑक्टाहेड्रल ले लो, एक टेट्राहेड्रल ले लो, लिगेंड कुछ और ले लो, मेटल कुछ और ले लो, ऐसे नहीं चलेगा। जैसे हम पहला हमारा कॉन्सेप्ट था कि ऑक्सीडेशन नंबर, तो हमने ऑक्सीडेशन नंबर तो सेम कर दिया, तो ऑक्सीडेशन नंबर से आप चेक नहीं कर सकते। आगे का कॉन्सेप्ट हमारा लिगेंड वाला भी है, तो हमने यहाँ लिगेंड भी सेम कर दिया है। तो ये भाई, और कौन सा स्ट्रक्चर है ये भी अभी अभी हमने सेम कर दिया, दोनों स्क्वायर प्लेनर है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा नहीं कि हर चीज बदल जो और बोलो कि क्या कौन ज़्यादा होगा, तो भाई मेरे क्या पता कौन ज़्यादा होगा। इस तरह का घटिया क्वेश्चन लेकर आते ही हैं बच्चे। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स तीसरा फैक्टर। अब ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स में आप क्या करेंगे कि ज्योमेट्री बदलेंगे, लेकिन उस कंडीशन में आप लिगेंड नहीं बदलेंगे, सेंट्रल एटम नहीं बदलेंगे, ये सारी चीजें नहीं बदलेंगे। तो फिर स्क्वायर प्लेनर का मतलब डेल्टा एसपी, अरे सॉरी मार्कर चलना बंद हो गया। डेल्टा एसपी सबसे ज़्यादा होगा, देन डेल्टा ओ होगा, देन डेल्टा टी होगा। तो ये ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, ये देखना आपको। चौथा फैक्टर है नेचर ऑफ लिगेंड, लिखेगा चौथा फैक्टर नेचर ऑफ लिगेंड। तो इसमें लिखेगा इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड डेल्टा इज हाई, डेल्टा इज हाई, while in case of weak field ligand delta is low, while in case of weak field ligand delta is low। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा हाई होगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो डेल्टा क्या होगा, लो होगा। समझ पाए? तो चलिए फिर हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे तो आगे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।